त्रिकोणीय संघर्ष है ना, कितनी ही किताबों में इसको 200 वर्ष कहा है, लेकिन ये लगभग 200 से है ना आप बता सकते हो 250 से 300 वर्षों तक का ये संघर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ किताबें आपको 200 वर्ष कहेगी, कुछ 300 वर्ष कहेगी, लगभग ये 250 से 300 वर्षों का संघर्ष था। कोई निश्चित परिणाम इसका नहीं निकला, परंतु भारतीय इतिहास में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका कारण वही है कि 300 वर्ष थे, लड़ते रहे, केंद्रीय सत्ता की स्थापना नहीं हुई। फाइनल कंक्लूजन क्या कि भाई राजनीतिक विखंडन हो गया संपूर्ण उत्तर भारत का, कोई शक्ति नहीं है जो टिक पाएगी सामने। शुरुआत जो किसने की थी है ना, ये प्रीलिम्स का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का। पाल शासक धर्मपाल, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, त्रिकोणीय संघर्ष में जो शक्तियाँ थी उनके बारे में हम देखते हैं कि किसका साम्राज्य विस्तार कहाँ तक था, वास्तव में कौन कौन सी शक्ति कहाँ कहाँ पर शासन कर रही थी। देख लेते हैं। प्रतिहार वंश, जिनका साम्राज्य पश्चिम भारत, अवंती, सौराष्ट्र, गुजरात, मतलब आप पूरा पश्चिम भारत को उठा लो, उसमें राजस्थान, मालवा और गुजरात शामिल हो जाएंगे, है ना। शासक वत्सराज लिखने का यहाँ पर मकसद ये है कि हम त्रिकोणीय संघर्ष को देख रहे हैं। हालांकि इस वंश का जो संस्थापक शासक था वो कुछ और होगा, हम आगे चल करके उसको देखेंगे। राष्ट्रकूट का भी संस्थापक जो शासक है कोई और होगा, देखेंगे हम उनको, लेकिन अभी हम सिर्फ त्रिकोणीय संघर्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पर वत्सराज को बोल रहे हैं, है ना। दक्कन भारत में स्थित ध्रुव का जो साम्राज्य जो त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लेता है, और सिमिलर पाल जो कि पूर्वी भारत, बंगाल तथा बिहार में स्थित था, और धर्मपाल ने इसकी शुरुआत करी त्रिकोणीय संघर्ष की। ठीक है, सीधा क्वेश्चन बनता है, और ज़्यादातर जो राज्य सेवा परीक्षाएं होती हैं विभिन्न राज्यों की, वहाँ पर ये पूछा जाता है क्वेश्चन। अच्छा हाँ, कन्नौज पर अंतिम रूप से किसका अधिकार हो गया? प्रतिहारों का अधिकार हो गया। लेकिन क्या वो सिग्निफिकेंट था? नहीं था। सिग्निफिकेंट क्यों नहीं था? क्योंकि प्रतिहार कहीं बचे ही नहीं थे, है ना। उनकी शक्तियों का इतना हास हो चुका था कि उनकी जगह नए नए राजपूत राजवंशों का उदय हो गया था। तो अंतिम रूप से आपने कन्नौज पर अधिकार कर भी दिया तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं बचा था यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। कन्नौज भाई इतना महत्वपूर्ण क्यों था, कारण क्यों था, तो हम देखेंगे। अभी इस पे मैं वापस से लौटता हूँ। पहले आपको बताता हूँ भाई कन्नौज इतना महत्वपूर्ण क्यों था, क्यों इतनी 3 बड़ी बड़ी शक्तियाँ लगभग 300 वर्षों तक कन्नौज के लिए लड़ रही हैं। कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी था, जो संप्रभुता तथा शक्तिशाली होने का सूचक माना जाता था। मतलब कन्नौज पर जिसने अधिकार कर लिया वो सर्वोच्च शक्तिशाली शक्ति है, एटलीस्ट उत्तर भारत की, तो ऐसा मानते थे। कन्नौज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। अभी वापस से उस डायग्राम को मैं बताता हूँ, और प्राचीन रेशम मार्ग पर स्थित था। अब आइए वापस से उस डायग्राम पर, और प्राचीन रेशम मार्ग क्या है उसको समझिए। प्राचीन रेशम मार्ग, है ना, देखो रेशम कहाँ से, है ना, भारत और देखा जाए तो चीन, दोनों जगहों से रेशम का निर्यात किया जाता था। तो प्राचीन रेशम मार्ग मतलब सबसे प्रमुख ट्रेड रूट, है ना, दुनिया का था ये उस समय, जिसका इस व्यापारिक मार्ग पर कंट्रोल है, मतलब वो बहुत बड़ी शक्ति बनेगा। ठीक है, ये मैं बताता हूँ अभी आपको। शंघाई और बीजिंग से शुरू होता है, पूरा चीन को क्रॉस करके ये यहाँ पर आता है। ठीक है, और इंडिया का एक रूट जिसको हम ताम्रलिप्ति, यहाँ पर ताम्रलिप्ति है, ठीक है, एक बंदरगाह था, प्राचीन बंदरगाह है बंगाल का, वो ताम्रलिप्ति से होता हुआ यहाँ पर कहीं पे कन्नौज है, दिल्ली होता हुआ, पंजाब होता हुआ तक्षशिला, और यहाँ पर इस प्राचीन रेशम मार्ग से कनेक्ट होता था। ठीक है, तो यदि कन्नौज इस पर स्थित है तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा, है ना, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका था कन्नौज। और भी रीज़न थे। कन्नौज, है ना, गंगा यमुना का जो, है ना, उपजाऊ मैदान में स्थित था। पश्चिम दिशा में मूवमेंट करना, पूर्वी दिशा में मूवमेंट करना, उत्तर दिशा में मूवमेंट करना, दक्षिण दिशा में मूवमेंट करना, सब आसान था, सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण था। यहाँ पर यदि आपका अधिकार है तो आप
पश्चिमी भारत पर भी आसानी से नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, पूर्वी भारत पर भी आसानी से नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, उत्तर भारत पर भी आपका नियंत्रण हो जाएगा, दक्षिण भारत पर भी। आप कुछ नहीं तो नर्मदा के ऊपर तक तो आपका अधिकार हो जाएगा। कन्नौज पर अधिकार है तो गंगा यमुना के जो उपजाऊ मैदान हैं, यहाँ पर कृषि ज़्यादा होती है, आपको खाद्यान्न के भंडार मिल जाएंगे, है ना, प्राकृतिक संसाधन मिल जाएंगे। यहाँ पे खेतीहार जो लोग हैं उनसे आप ज़्यादा राजस्व वसूल सकते हो और उसका उपयोग एक बड़ी सेना के निर्माण में कर सकते हो। ठीक है, तो कन्नौज इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, इतना यदि क्लियर हुआ तो अब आप देखिए कन्नौज की भौगोलिक स्थिति सामरिक रूप से महत्वपूर्ण थी। क्यों थी, मैं आपको बता चुका हूँ कि सामरिक रूप से महत्वपूर्ण होना मतलब कोई सी भी एक लोकेशन ऐसी जगह होना कि वहाँ से आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिले। कन्नौज की लोकेशन बता चुका हूँ, पूर्व में नियंत्रण, पश्चिम में नियंत्रण, उत्तर में, दक्षिण में, है ना, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होना, राजस्व ज़्यादा वसूल करना, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता होना, ये सभी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। उपजाऊ मैदानों में उपस्थित सभी संसाधनों का उपयोग कर सकता था या है, इस कारण कन्नौज इतना महत्वपूर्ण था। ठीक है, अब कन्नौज पर स्वामित्व के और भी कारण होंगे, सिर्फ यही कारण नहीं है कि भाई कन्नौज पे अधिकार है तो आपका संपूर्ण उत्तर भारत पे अधिकार है या सर्वोच्च शक्ति है। इसके अलावा भी रीजन था। क्या था, पहला देखते हैं, मालवा तथा गुजरात पे। तो वही बात है, मैंने कहा सामरिक रूप से महत्वपूर्ण था। यदि आपका कन्नौज पे अधिकार है तो मालवा और गुजरात पे अधिकार करना आपका बड़ा इजी हो जाएगा। और गुजरात पे यदि अधिकार है तो गुजरात में जो स्थित बंदरगाह हैं उन पे आपका नियंत्रण स्थापित हो जाएगा और वहाँ से भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस चीज़ में होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ में होता है यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यहाँ से आपको अच्छी किस्म के घोड़ों की आपूर्ति होती है और अच्छी किस्म के घोड़े यदि आपके पास हैं तो आपकी सेना अच्छी होगी और उस समय सेना अच्छी होना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। और भारत में अच्छी किस्म के घोड़े मिलते नहीं थे। वो कहाँ पे मिलते थे, जहाँ घास के मैदान होंगे। घास के मैदान कहाँ पे होंगे, मध्य एशिया और यूरोपीय देशों में। तो गुजरात के बंदरगाहों पर यदि आपका अधिकार है तो आपको अच्छी किस्म के घोड़ों की सप्लाई होती रहेगी। कालांतर में हम देखेंगे कि गुजरात पे अधिकार करने के लिए दिल्ली में जो भी शासक बैठता है वह भरसक प्रयास करता है। कारण यही था उसका, क्योंकि उसको घोड़े चाहिए अच्छी किस्म के, तभी जाकर के उसकी घुड़सवार सेना अच्छी होगी। दूसरा कारण, वहाँ के धन को लूटना। अरे हर्षवर्धन की राजधानी था, बहुत अत्यधिक वहाँ पर धन उपलब्ध था, उसको लूटो और गुजरात के बंदरगाहों से अच्छी किस्म के घोड़ों की आपूर्ति सुनिश्चित होती थी। तो ये तीन सबसे बड़े रीजन थे कन्नौज पर संघर्ष करने के लिए या कन्नौज पर अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए। 250-300 सालों तक संघर्ष चलता रहा, जिसे हम प्रसिद्ध त्रिकोणीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मैं वापस से इसी स्लाइड पे आकर के आपको इस प्राचीन रेशम मार्ग को थोड़ा सा बताता हूँ कि इस प्राचीन रेशम मार्ग का आजकल क्या चल रहा है। इसी प्राचीन रेशम मार्ग को लेकर के चाइना का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। ठीक है, बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसको प्रसिद्ध किसके नाम से जाना जाता है, वन बेल्ट वन रोड, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसको OBOR कहा जाता है। हम है ना इतिहास को आधुनिक जो गतिविधियां चल रही हैं उनसे जोड़ने का प्रयास करते हैं। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव और एक और है मैरीटाइम सिल्क रूट इनिशिएटिव। इन दोनों को मिलाकर के चाइना ये चाहता है कि जो प्राचीन रेशम मार्ग है उसको पुनर्जीवित किया जाए, पुनर्स्थापित किया जाए, क्योंकि इस जो मार्ग था, व्यापारिक मार्ग था, जो चीन मतलब पूर्वी एशिया, भारत मतलब दक्षिणी एशिया, ये वाला पार्ट मतलब मध्य एशिया से सीधा यूरोप तक को जोड़ता था। और यदि इतने सब देशों को, पूरे के पूरे महाद्वीपों को ये जोड़ता है, यहाँ तक कि अफ्रीकाई देशों को भी ये जोड़ता है, तो यदि इस पर आपका नियंत्रण स्थापित हो जाता है और इससे वापस से व्यापार होने लगता है,
तो उससे चाइना को बहुत फ़ायदा होगा और जो दो देश इससे जुड़े हुए हैं उनको भी फ़ायदा होगा। तो इसी के तहत वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव OBOR एंड मैरीटाइम सिल्क रूट इनिशिएटिव स्टार्ट किया। वन बेल्ट वन रोड मतलब है ना, लैंड बॉर्डर से जो जा रहा है या थ्रू लैंड जा रहा है, मतलब रोड या रेलवे वाले जो इनिशिएटिव उसको OBOR कहा। और मैरीटाइम सिल्क रूट बहुत सारे बंदरगाह बना रहा है चाइना, जैसे एक बंदरगाह यहाँ पर बना रहा है ना, उसका नाम मुझे पता नहीं है, एक बार आप देखिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बंदरगाह है चाइना वो कहाँ पे बना रहा है, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। चाइना का एक बंदरगाह बना रहा है जिसको चाइना ने नाम दिया है ग्वादर पोर्ट, ग्वादर पोर्ट। और यदि आप देखेंगे तो OBOR का ही एक हिस्सा है जिसको कहा गया CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो शुरू होता है ग्वादर से और जाता है कहाँ तक, काशगर तक। कहाँ से होता हुआ, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होता हुआ काशगर तक जाता है। ये भारत की बाउंड्री से होकर के जाता है, इसी वजह से इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि हमारी संप्रभुता का हनन है कहीं ना कहीं। ठीक है।